हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लिपिड के बारे में। ये लिपिड का पार्ट नंबर 1 है और लिपिड एक बायोमोलिक्यूल है और बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड और भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन से रिलेटेड एक वीडियो में कवर कर चुका हूं। एंजाइम से रिलेटेड भी 2 वीडियोस में कवर कर चुका हूं। देन हमने न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड को भी कवर कर लिया है। आज हम जानेंगे लिपिड क्या होते हैं, इन्हें कैसे डिफाइन किया जा सकता है, लिपिड का केमिकल नेचर क्या होता है, लिपिड का कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। देन उसके बाद लिपिड के फंक्शन को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि ये वीडियो किन किन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। देखो, अगर आप एक बीएससी के स्टूडेंट हैं और आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली बीएससी के काफ़ी सारे ऐसे बायोलॉजी के सेमेस्टर्स हैं जिसमें बायोकेमिस्ट्री आपके सिलेबस में मेंशन रहता है। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर प्रोटीन, अमाइनो एसिड, एंजाइम के साथ साथ आप लिपिड्स के बारे में भी पढ़ते हो, तो वहाँ पर भी सिलेबस में मेंशन है। अगर आप लोग एमएससी जियोलॉजी या बॉटनी के स्टूडेंट हैं, वहाँ पर भी लिपिड के बारे में पढ़ाया जाता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अगर आप लोग CSIR नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसी के अंदर लिपिड के बारे में, लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखो, अगर आप लोग MSc एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, PGT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पेपर में भी लिपिड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग इन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि लिपिड्स क्या होते हैं। देखो, लिपिड्स एक बायोमोलिक्यूल है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और लिपिड से रिलेटेड हम 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स लिपिड के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। देन दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। राइट, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें अपकमिंग वीडियोस के अंदर कवर करना है। ये पार्ट 1 है। पहले हम कवर करेंगे स्टूडेंट्स लिपिड के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। देन उसके बाद में मेटाबॉलिज्म वाला जो पार्ट रहता है उसको कवर करूंगा। लिपिड से रिलेटेड जो कॉमन इंफॉर्मेशंस हैं उसको आप पॉइंट वाइज नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बारे में भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये जो लिपिड्स होते हैं एक केमिकली हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्यों मेंशन किया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम डिफरेंट लिपिड मॉलिक्यूल के केस में डिफरेंट केमिकल नेचर ऑब्जर्व करते हैं। किसी लिपिड मॉलिक्यूल के केमिकल नेचर अलग होता है, किसी लिपिड मॉलिक्यूल का जो केमिकल नेचर है वो अलग होता है। यानी अलग अलग लिपिड मॉलिक्यूल के केस में जो केमिकल नेचर है वो डिफरेंट पाया जाता है। अब जैसे मैं एंजाइम की बात करता हूँ, एंजाइम भी लिपिड की तरह ही एक बायोमोलिक्यूल है, लेकिन एंजाइम जो होता है उसका केमिकल नेचर मोस्टली जो है वो प्रोटीन होता है। लेकिन यदि हम लिपिड की बात करें तो लिपिड में हमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है, इसके केमिकल नेचर में भी बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग मेंशन करते हैं कि ये जो लिपिड होते हैं केमिकली हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। राइट, इसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 2 स्टेटमेंट है, लिपिड जो होते हैं ये इनसोल्यूबल और ओनली पुअरली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर। ये जो लिपिड होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट में, जैसे वाटर है ये एक यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट होता है, तो वाटर के अंदर जो लिपिड होता है ये इनसोल्यूबल कंडीशन को शो करता है, और या फिर अगर थोड़ा बहुत सोल्यूबल होता है यानी पुअरली सोल्यूबल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम अपनी सेल्स की बात करें तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो अगर सपोज करो लिपिड अगर सोल्यूबल होता वाटर के अंदर तो नहाते वक्त तो हम घुल ही जाते, सोल्यूबल हो जाते। राइट, तो लिपिड मॉलिक्यूल के बीच में एक कॉमन कंडीशन देखने को मिलता है कि लिपिड मॉलिक्यूल किसी पोलर सॉल्वेंट में या तो इनसोल्यूबल कंडीशन को शो करता है या पोरली सोल्यूबल कंडीशन को शो करता है। ठीक है, इसके बाद नोट डाउन करेंगे लिपिड का नंबर 3 इंपॉर्टेंट नेचर, नंबर 3 स्टेटमेंट, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। ये जो लिपिड होते हैं ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते क्या है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर से इंटरेक्शन शो नहीं करते हैं उन्हें हम हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल के रूप में कंसीडर करते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 डिफरेंट डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी उनका एक डोमेन हाइड्रोफोबिक नेचर को शो कर रहा है, दूसरा जो डोमेन है वो हाइड्रोफिलिक नेचर को शो कर रहा है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल के रूप में कंसीडर करते हैं। तो लिपिड मॉलिक्यूल भी एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं होते हैं।
अब जैसे आप लोग देखेंगे प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये सब एक तरीके से पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। न्यूक्लिक एसिड के केस में भी हम देखते हैं कि वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं लिपिड मॉलिक्यूल की, तो ये पॉलीमराइजेशन यानी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं लिपिड मॉलिक्यूल के, जिसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहां से अगर आप इस डेफिनेशन को या इस इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। बायोलॉजिकल लिपिड्स आर केमिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर इनसोल्यूबल और ओनली पुअरली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर या तो इनसोल्यूबल कंडीशन को शो करेगा या पुअरली सोल्यूबल होता है। दे आर रीडली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में बहुत आसानी से घुल जाते हैं, तेजी से घुल जाते हैं, जैसे ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, राइट। द हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ लिपिड्स इज ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। ये जो लिपिड का हाइड्रोफोबिक नेचर है ये किस वजह से शो होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट रहती है। इनकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें हाइड्रोकार्बन चेन देखने को मिलता है। अनलाइक द प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स। लिपिड जो होते हैं वो प्रोटीन की तरह या न्यूक्लिक एसिड की तरह या पॉलीसेकेराइड्स की तरह एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लिपिड जो है वो पॉलीमराइजेशन को शो नहीं करते हैं, राइट। अब चूंकि स्टूडेंट्स लिपिड मॉलिक्यूल केमिकली हिट्रोजिनस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए केमिकल नेचर के आधार पर आप लिपिड मॉलिक्यूल को डिफाइन नहीं कर सकेंगे, राइट। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए नॉर्मली हम लिपिड को डिफाइन करते हुए उनके फिजिकल नेचर के आधार पर उसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ें तो ये जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल कंडीशन को शो करते हैं या पुअरली सोल्यूबल होते हैं, यानी फिजिकल नेचर के आधार पर आप लिपिड मॉलिक्यूल को डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी बायोमॉलिक्यूल के सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कवर करते हैं तो कुछ टर्म्स होते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली बार बार यूज किए जाते हैं, जैसे कि कोई बायोमॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, हाइड्रोफिलिक नेचर को शो करता है या हाइड्रोफोबिक नेचर को शो करता है, एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल क्या होता है। तो इस तरीके से कुछ होते हैं जिनकी क्लियरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि किस क्राइटेरिया के आधार पर आप किसी मॉलिक्यूल को पोलर कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं या नॉन पोलर कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं, या कैसे आप कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है या हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है या एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल है। आप कैसे ये डिसाइड कर सकेंगे? नॉर्मली तो क्या होता है कि हमारे माइंड में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि जो मॉलिक्यूल पोलर होगा वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा और जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। बट ऐसा ऑलवेज नहीं होता है। हाँ, मोस्टली होता है बट ऐसा ऑलवेज नहीं होता है। तो क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसके आधार पर आप ये डिसाइड करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। तो अपने माइंड में सिर्फ एक वैल्यू ध्यान रखना है। यदि किसी बायोमॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में आप उस बायोमॉलिक्यूल को नॉन पोलर की कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी बायोमॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो आप उसे प्लेस करेंगे पोलर मॉलिक्यूल की कैटेगरी में, ठीक है। आप कह सकते हैं कि वो बायोमॉलिक्यूल पोलर नेचर का शो कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई हाइड्रोफिलिक नेचर का क्या मतलब है, हाइड्रोफोबिक नेचर का क्या मतलब है, एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है। हाइड्रोफिलिक का मतलब यही है कि हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, फिलिक का मतलब अट्रैक्शन या लव। तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं अगर कोई बायोमॉलिक्यूल वाटर के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा है। इंटरेक्शन का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है या आयनिक इंटरेक्शन कर रहा है, तब आप उसे हाइड्रोफिलिक कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि वो बायोमॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक नेचर का है। अगर कोई बायोमॉलिक्यूल वाटर के साथ कोई इंटरेक्शन शो ही नहीं कर रहा है, ना आयनिक इंटरेक्शन कर रहा है, ना हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस कंडीशन में आप उस बायोमॉलिक्यूल को हाइड्रोफोबिक नेचर के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं या कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कोई ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जिसका एक डोमेन तो हाइड्रोफिलिक नेचर शो कर रहा है, दूसरा डोमेन यानी दूसरा पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक नेचर को शो कर रहा है, तो इस कंडीशन में आप उसे एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि लिपिड मॉलिक्यूल केमिकली हेट्रोजेनस कंपाउंड्स होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में लिपिड मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट आप लिपिड मॉलिक्यूल को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उस लिपिड मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के तौर पर कौन काम कर रहा है, राइट। देखिए आप जितने भी लिपिड मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे या तो वो मॉलिक्यूल डेराइव्ड होता है थायोएस्टर कंपाउंड से या फिर वो मॉलिक्यूल डेराइव्ड
डिराइव्ड होता है आइसोप्रीन यूनिट से। तो इस टाइप से लिपिड मॉलिक्यूल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है प्रिकर्सर के मॉलिक्यूल पर कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो कौन सा काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमने इसी चीज को एक आउटलाइन के माध्यम से शो किया हुआ है कि लिपिड मॉलिक्यूल डेराइव्ड बाय थायोएस्टर्स, जैसे कुछ जो है वो थायोएस्टर से, कुछ आइसोप्रीन यूनिट से डिराइव्ड होते हैं। तो इस तरीके से दो ब्रॉड कैटेगरी में हमने लिपिड मॉलिक्यूल को डिवाइड कर दिया है। अब अगर मोस्ट कॉमन थायोएस्टर की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है एसिटाइल को एंजाइम ए। यहाँ पर आप देखेंगे ये एसिटाइल ग्रुप है और ये को एंजाइम ए के साथ कोवेलेंटली लिंक होता है। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है एसिटाइल को एंजाइम ए की। इसके बाद आइसोप्रीन यूनिट, जिसमें आप देखेंगे ये 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, टोटल 5 कार्बन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये जो आइसोप्रीन यूनिट होता है ये भी एक तरीके से काफी सारे लिपिड मॉलिक्यूल को डेराइव्ड करता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स लिपिड मॉलिक्यूल के दूसरे क्लासिफिकेशन की। अब चूंकि मैं ऑलरेडी कई बार रिपीट कर चुका हूं कि भाई देखो लिपिड मॉलिक्यूल केमिकली हेटेरोजेनस कंपाउंड है, वहां पर काफी सारे वेरिएशन है। तो ऐसी कंडीशन में कोई यूनिफाइड पैरामीटर नहीं है जिसके बेस पर आप सारे के सारे लिपिड मॉलिक्यूल को क्लासिफाई कर सकें। तो इस वजह से अपनी समझ के आधार पर आप डिफरेंट पैरामीटर के बेस पर लिपिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब जैसे ये क्लासिफिकेशन है यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है, हो सकता है कि आपकी बुक्स वगैरह में ना हो या फिर आप जिस बीएससी की बुक्स में पढ़ रहे हैं उसके अंदर इस तरह का क्लासिफिकेशन ना हो। वहां पर सिर्फ ये इस तरीके से क्लासिफाई किया गया हो कि लिपिड मॉलिक्यूल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल लिपिड्स और कॉम्प्लेक्स लिपिड, या स्टोरेज लिपिड या स्ट्रक्चर लिपिड, या डेरिवेशन के बेस पर भी थायोएस्टर और आइसोप्रीन यूनिट्स। यानी किसी भी कैटेगरी में ये डिपेंड करेगा कि आप किस पैरामीटर के आधार पर उस पर्टिकुलर लिपिड मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर रहे हैं या क्लासिफाई कर रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर लिपिड के क्लासिफिकेशन की यहाँ पर सेवरल कैटेगरीज आपको दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें कि फैटी एसिड्स हैं, एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। अब एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स के अंदर जैसे वैक्स आता है या ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है, वो इसी कैटेगरी के अंदर आता है। इसके बाद फॉस्फोलिपिड की हम बात करें तो ऐसा लिपिड जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो। इसके बाद अगर हम ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें यानी ऐसा लिपिड जिसके साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो। अगर हम बात करें स्टीरोल लिपिड्स की तो ऐसा लिपिड जिसमें स्टीरोल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो इस तरीके से भी लिपिड्स को क्लासिफाई किया जा सकता है अलग अलग पैरामीटर के बेस पर, राइट। कुछ और भी क्लासिफिकेशन जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन है जो कि आपको बीएससी और एमएससी की बुक्स में इजिली मिल जाएगा कि जो लिपिड्स होते हैं उनको दो भागों में, दो ब्रॉड कैटेगरी में प्लेस किया जा सकता है। एक तो सिंपल लिपिड्स, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, किस प्रकार के लिपिड्स को आप सिंपल लिपिड्स के अंदर कैटेगराइज करेंगे। सपोज करो स्टूडेंट्स, यदि आपने किसी लिपिड को हाइड्रोलाइज किया, ठीक है, उसकी हाइड्रोलिसिस करने पर आप क्या देखते हैं कि वो दो कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो रहा है, तब आप उस लिपिड को सिंपल लिपिड के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यदि सपोज करो कि कोई ऐसा लिपिड मॉलिक्यूल है जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपने उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया और आप देख रहे हैं कि वो 2 से अधिक 2 या 4 कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो अब आप उस लिपिड मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स लिपिड मॉलिक्यूल के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। अब जैसे कि सिंपल लिपिड्स के एग्जांपल के लिए यहाँ पर है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ये जो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है इसमें आप देखेंगे ये फैटी एसिड के 3 यहाँ पर चेन दिखाई दे रही है और ये ग्लिसरॉल है। यानी अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 कंपोनेंट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक तो फैटी एसिड, दूसरा है ग्लिसरॉल। लेकिन यदि आप ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ पर टोटल 4 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, जैसे अल्कोहल है, फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है। तो यहाँ पर हमें 2 से ज़्यादा कंपोनेंट ब्रेक डाउन हो रहे हैं हाइड्रोलाइज करने के बाद, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद। तब आप इस तरह के जो लिपिड्स हैं उसे आप कॉम्प्लेक्स लिपिड के कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं, राइट। तो देखो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं चीज़ें, बस आपको थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके बेस पर आप लिपिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। 2 ब्रॉड कैटेगरी हैं इसमें भी, एक तो होता है स्टोरेज लिपिड और एक होता है स्ट्रक्चरल लिपिड। स्टोरेज लिपिड जैसे फॉर एग्जांपल TAG, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है, ये जो है सेल के अंदर स्टोर रहता है, तब आप इसको क्या करेंगे, स्टोरेज लिपिड के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। अब जैसे कुछ जो होते हैं जैसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं, ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में सर्व करते हैं, यानी ये उसका पार्ट होते हैं।
तो ऐसे लिपिड मॉलिक्यूल को हम कैटेगराइज करेंगे स्ट्रक्चरल लिपिड के अंदर, ठीक है। यानी कि लिपिड मॉलिक्यूल यहां पर हम दो ब्रॉड कैटेगरी में देख रहे हैं, एक होते हैं स्टोरेज लिपिड जो कि सेल के अंदर स्टोर रहते हैं, और एक होते हैं स्ट्रक्चरल लिपिड जो कि सेल मेम्ब्रेन में यानी स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं फाइनली लिपिड के फंक्शन के बारे में। अभी तक तो हमने इनके स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके केमिकल नेचर को स्टडी किया, साथ में हमने कुछ बेसिक जो टर्म्स होते हैं उनको क्लियर किया। अब हम बात करते हैं लिपिड के फंक्शन के बारे में। वैसे तो लिपिड्स के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। लिपिड जो है मेटाबॉलिक फ्यूल के रूप में सर्व करता है, राइट, यानी कि आप इसका एनर्जी के तौर पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, ये जो है हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो है प्रोटेक्टिव फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है, जैसे कि आप देखेंगे वैक्स के तौर पर। अब जैसे हमारे कान हैं तो कान में जो वैक्स होता है वो इसलिए सिक्रीट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे कानों को हार्म कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं या उसमें बीमारी पैदा कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी प्रोटेक्शन का काम करता है वैक्स के तौर पर। इसके बाद ये जो लिपिड्स होते हैं ये पिगमेंट्स के तौर पर भी सर्व करते हैं, जैसे कैरोटीन है। कैरोटीन की स्ट्रक्चर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अंदर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो वहाँ पर ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो जो है पिगमेंट के तौर पर सर्व करते हैं। हार्मोन के केस में भी हम देखते हैं लिपिड मॉलिक्यूल वहाँ पर भी सर्व करता है, जैसे एक्स हार्मोन है। इस वर्ड को देखो हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब जो है इस पर कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर एक्स हार्मोन्स बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी। देन उसके बाद कई सारे केसेस में अगर हम सेल सिग्नलिंग का जो चैप्टर मैंने कवर किया है, अगर आप वहाँ पर देखेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के केमिकल नेचर के बारे में, तो आप पाएंगे काफ़ी सारे ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं जो कि लिपिड हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का भी काम करते हैं, राइट, जैसे एग्जांपल के तौर पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसके बाद कोफैक्टर, बहुत सारे ऐसे लिपिड मॉलिक्यूल हैं जो कि कोफैक्टर के तौर पर काम करते हैं, एग्जांपल के रूप में विटामिन के। कुछ लिपिड मॉलिक्यूल डिटर्जेंट्स की तरह भी काम कर सकते हैं, जैसे कि बाइल सॉल्ट, ठीक। तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसके अलावा काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो कि ऑलरेडी बुक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया लिपिड का पार्ट नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आप स्टूडेंट्स टॉपिक भी सुझाव कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।